हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं दिव्या आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। इन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप आगामी जो भी सीजी व्यापम की और सीजीपीएससी की परीक्षाएं होने वाली है उसके लिए आप कंप्यूटर विषय की तैयारी को आप अपना और दृढ़ बना सकते हैं और साथ ही अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगी। हमारे यहाँ उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा नई बैच शुरू की जा रही है जो कि आगामी 4 सितंबर से आपकी शुरू होने वाली है। इस दिन आपकी दो अलग अलग बैच शुरू हो रही है। एक सीजीपीएससी प्री और मेंस की रहेगी जो आपके हेड ऑफिस मतलब जो मेन ब्रांच है उड़ान का, वहां पर रजबंदा मैदान ब्रांच की बात कर रही हूँ। अगर बात करूँ दूसरे बैच की, ये प्री प्लस व्यापम होगा, मतलब आपको इसमें सीजीपीएससी प्री और व्यापम दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और ये नई बैच शुरू होने वाली है सिटी प्लाजा ब्रांच में, जो कि नया ब्रांच है हमारा अनुपम गार्डन के पास स्थित है। तो इन दोनों बैचेस का समय भी अलग है और इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैच के बारे में अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एकेडमी को आप विजिट कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ ही शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज की इस क्लास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लाइन प्रिंटर के लिए सही वाक्यों की पहचान करें। मतलब कि ये प्रश्न जो है कंप्यूटर के प्रिंटर टॉपिक से रिलेटेड है। अगर बात करूं यहाँ पे क्या लिखा है तो लाइन प्रिंटर लिखा है। लाइन प्रिंटर बोलने का मतलब ये प्रिंटर का एक प्रकार है। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर विषय की तैयारी जब की होगी तो प्रिंटर के बारे में पढ़ा होगा। हर बार व्यापम 1 से 2 प्रश्न इसमें से देता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और कहता है कौन सा वाक्य सही है। तो चलो देखते हैं। एक समय में एक पूरी रेखा प्रिंट करता है, मतलब एक लाइन प्रिंटर जो है एक समय में एक पूरी लाइन करता है बोल रहा है क्या? तो ये तो सही बात है, तभी तो उसका नाम लाइन प्रिंटर है। मतलब एक समय में एक बार में पूरी एक लाइन को वो क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये बात बोलना चाहता है। तो इस बात को देखा जाए तो ये एक सही वाक्य नहीं है। अगर बात करें, यह एक समय में कई प्रतियों को लेने की अनुमति देता है, कई मल्टीपल कॉपीज, तो ये भी बात सही है। और अगर बात करें एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है तो गलत है, क्योंकि वो कैरेक्टर नहीं, वो क्या करता है, पूरी की पूरी लाइन प्रिंट करता है। इस हिसाब से हमको 2 ऑप्शंस मिले हैं जो सही हैं, एक है नंबर 1 और एक है नंबर 3। बाकी ऑप्शंस के हिसाब से आपका ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर बनता है, क्योंकि 2 स्टेटमेंट सही है, बाकी 2 क्या है, गलत है। तो इन तरीके के प्रश्नों को आप ऐसे अप्रोच में सॉल्व करेंगे। रही बात यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, तो अब व्यापम के पैटर्न में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कई सारी जानकारी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपसे ये नहीं बनेगा। तो थोड़ा इस अप्रोच में आप तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कौन सा आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड कार्य करता है? देखिए यहाँ पे है ये कंप्यूटर का प्रश्न, लेकिन बोल क्या रहा है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब बादल, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल। ये इमेज देखिए यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग के मतलब वायरलेस, थ्रू विया वायरलेस मीडियम आप सारी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लैपटॉप, मेल, मैसेज और साथ ही आपको प्रिंटर, राउटर सब जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ विया इंटरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पे बोलता है कौन सा स्टैंडर्ड उसके साथ काम करता है। तो आपको बता दूं कि स्टैंडर्डाइज्ड वेब सर्विस नहीं करता, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर करता है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क नहीं करता। मतलब अपने को आंसर मिल गया है कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ही क्या करता है, इस क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के लिए काम करता है। जिस सर्विस को आप मांगेंगे वही सर्विस आपको प्रोवाइड वो करता है, इंटरनेट के माध्यम से आप सभी ये काम करते हैं। तो ऑप्शन बी ही इसका क्या है, सही आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के रखिएगा, ये टॉपिक अभी बूम पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग किया गया? प्रथम जनरेशन कंप्यूटर बोल रहा है, मतलब कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां पढ़ते हैं हम लोग, याद आ रहा है, पीढ़ियां या जनरेशन बोलते हैं उसको। तो वो जनरेशन कितने थे, 5 जनरेशन पढ़ते हैं। ये प्रथम जनरेशन की बात कर रहा है। प्रथम जनरेशन मतलब शुरू के दौरान 1940-45 के दशक में कौन सा जो कंप्यूटर बनते थे उसमें मेन डिवाइस क्या होता था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी रहता था क्या? आईसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी आता है, यही से याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी। तो ये नहीं लगता था फर्स्ट जनरेशन में। बात करूं वैक्यूम ट्यूब की तो ये लगता था।
बात करूं ट्रांजिस्टर की तो ये नहीं लगता था, और अगर बात करूं VLSI की तो VLSI को देखो देवनागरी में लिखा है, और ये भी इस जनरेशन में नहीं लगता था। मतलब हमारा सही आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब इस समय पे इस्तेमाल होता था मेन डिवाइस के जैसा। जिनको समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सुनना, जैसे आज के कंप्यूटर में सीपीयू मेन होता है, सीपीयू के अंदर क्या होता है? तो मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर मेन क्या है? तो आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो VLSI टेक्निक पे काम करता है, इसी वजह से हम उसको VLSI या माइक्रो प्रोसेसर ऐसे कहते हैं आज के कंप्यूटर को। वैसे ही पहले के जमाने में फर्स्ट जनरेशन में आप करते थे वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आया था सेकेंड, उसमें करते थे ट्रांजिस्टर, उसके बाद थर्ड जो जनरेशन आया उसमें हम करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, और लास्ट चौथे जनरेशन से आपका शुरू हो गया था माइक्रो प्रोसेसर, और जिसकी VLSI एक क्या है? टेक्निक है। फिफ्थ जनरेशन आगे जो आएगा आपका, ये फोर्थ जनरेशन है आपका, जो आगे फिफ्थ जनरेशन आया था उसमें भी हम माइक्रो प्रोसेसर ही इस्तेमाल करते थे, बस टेक्निक्स क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने जाना वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। आप लोगों ने एक बार थोड़ा सा देखिएगा, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कितने बड़े आकार में, पूरे एक कमरे के आकार में होते थे, और आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो अगर इस ड्राइंग को मैं जूम आउट कराऊं ना, तो देखिएगा यहाँ पर एक्चुअली में यही लगा होता है। मतलब इतना जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे रहा है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते हैं, जिससे मिलके आपको कुछ ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर क्या मिलता है। तो ये है आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें वैक्यूम ट्यूब लगा करता था। दिस ऑल फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, ताकि आपको पता चले कि यही होता है वैक्यूम ट्यूब, और ये यहाँ लगा होता था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। बोलता है एक ही समय में दोनों दिशाएं मतलब एक और दो, दोनों दिशा में आपको क्या करना है? मैसेज का क्या करना है? ट्रांसफर करना है। यहीं पे ट्रांसफर, यहीं पे रिसीव, यहीं पे रिसीव, और यहीं पे क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो क्या किया जाएगा? तो ऐसे समय में जब दोनों दिशाओं में हमको डेटा को कम्युनिकेट करना है, ट्रांसफर करना है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है डुप्लेक्स। इसको याद रखिएगा, डुप्लेक्स मतलब कि आप एक बार इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वहीं से तुरंत आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। आप टीवी और रिमोट की जोड़ी देखते हैं, टीवी में आप रिमोट से आप क्या करते हैं? आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं और टीवी उसको क्या करता है? ग्रहण करता है। वो सिंगल वे क्या है? आपका कम्युनिकेशन है। उस प्रोसेस को बोला जाता है सिंप्लेक्स। क्या बोला जाता है? सिंप्लेक्स, जहां पे केवल ये ट्रांसमिट करने का काम करेगा और एक टाइम पे क्या करने का काम करेगा? रिसीव करने का काम करेगा। लेकिन यदि यदि मैं बोलूं, मैंने किसका एग्जांपल लिया? टीवी का, कि आप केवल रिमोट जब कोई भी चैनल का नंबर दबाते हैं, कोई भी कमांड देते हैं, तो टीवी उसको ग्रहण करता है, वो वन वे है और उसी को सिंप्लेक्स मोड कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको मोबाइल या फिर फोन की बात करूं, तो फोन में क्या होता है? यहाँ पे एक आदमी बात कर रहा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ से ये कुछ बोलेगा, रिसीवर सुनेगा, रिसीवर कुछ बोलेगा, ट्रांसमीटर क्या करेगा? सुनेगा। तो आदान प्रदान चलते रहता है। तो वो ही आपका क्या है? डुप्लेक्स मोड है। तो देखो, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स ऐसा बोल रहा है ना, तो यही बोलना चाहता है कि कौन सा मोड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्विक हील है, क्विक हील क्या है? अब नाम आता है क्विक हील का, सुविधा के लिए लोगो लगाए हैं यहाँ पे। तो खुद ही बताइएगा कि क्विक हील से आप क्या समझते हैं, एक्चुअली क्या होता है। ये क्विक हील का लोगो है। आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि इट्स अ काइंड ऑफ नथिंग बट द एंटीवायरस। जो एंटीवायरस होता है ना, जो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को बोला जाता है एंटीवायरस, और ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो क्विक हील जो होता है वो एक एंटीवायरस का नाम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ये बिल्कुल नहीं है, प्रोग्रामिंग की भाषा भी नहीं होती है, वायरस का प्रकार भी नहीं है, बल्कि ये वायरस को खत्म करने की एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम होता है एंटीवायरस। तो ऐसे ही आप लोग जानते होंगे, हमको विभिन्न प्रकार के वायरस के नाम याद रखने होते हैं, एंटीवायरस के रखने होते हैं, और साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नाम याद रखने होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बहुत अच्छे से आप इसकी लिस्टिंग करिएगा और सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड्स को याद रखिएगा। जैसे कि नॉर्टन हो गया, है ना, एनपीएवी हो गया, ये सभी भी फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं और एग्जाम में ये आते भी हैं।
तो इट इज नथिंग बट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एवी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रारंभिक दौर के कंप्यूटरों को प्रोग्राम करने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले पहले जो कंप्यूटर आया था उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए, आप सभी जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं कुछ जो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कोडर, प्रोग्रामर ऐसे वर्ड सुनते होंगे, एक्चुअली वो प्रोग्रामर ना कोडिंग ही करता है, एक प्रोग्राम, एक सोर्स कोड तैयार करता है जिसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो बोल रहे हैं उसकी भाषा कौन सी होती थी, बेसिक होती थी नहीं, कोबोल होती थी नहीं, असेंबली होती थी नहीं, एक भाषा होती थी कौन सी, मशीन। कारण क्या है कि इसने क्या बोला है, प्रारंभिक दौर बोला है, शुरू शुरू की बात किया है। अब तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये सब .NET वगैरह सुने होंगे आप लोग नाम, है ना। तो ये सब है आपका क्वेश्चन की प्रारंभिक दौर, तो मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल उस दौरान किया करता था। ध्यान रखिएगा, शुरू शुरू की बात किया तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डेटा एवं प्रोग्राम डैश में संग्रहित होते हैं जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है। मतलब कि जब प्रोसेसर बोल दिया, मतलब क्या, माइक्रो प्रोसेसर, मतलब क्या, सीपीयू। मतलब सीपीयू जब इस्तेमाल करता है डेटा और प्रोग्राम को, तो वो कहाँ संग्रहित होते हैं, संग्रहित मतलब स्टोर्ड कहाँ होते हैं, तो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, बायोस में होते हैं, मेन मेमोरी, डिस्क मेमोरी की मॉनिटर में तो सबसे पहले नहीं होंगे, एलिमिनेशन मेथड से आसान हो जाती हैं चीजें। मॉनिटर में ये बिल्कुल भी स्टोर नहीं होगा, मॉनिटर कोई संग्रहित करने की डिवाइस नहीं, वो तो एक आउटपुट डिवाइस होता है। बायोस जो होता है वो इस संग्रहण का काम नहीं करेगा, वो आपके कंप्यूटर के तुरंत शुरू होने के दौरान के सारे कार्यों को क्रियान्वित करेगा। बात करें डिस्क मेमोरी और मेन मेमोरी, तो डिस्क मेमोरी भी प्राइमरी नहीं होती मेमोरी, इसीलिए आपको केवल मेन मेमोरी मिलेगा, ऑप्शन जो सही है और वो है ऑप्शन बी। तो डाटा एवं प्रोग्राम मेन मेमोरी में संग्रहित या स्टोर होगा, तभी प्रोसेसर उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो इसको याद करिएगा, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। मूवी में, मूवी मतलब पिक्चर, फिल्म जो हम सभी देखते हैं बड़े चाव से, मूवी में विशेष जोड़ने के लिए, विशेष डैश जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या जोड़ने के लिए, स्पेशल क्या ऐसा जुड़ता है उसमें, तो व्यवस्था, संलग्न, नियंत्रण या फिर प्रभाव। एक्चुअली यहाँ पे विशेष के साथ आपको मैं अगर लिख के बताऊं तो स्पेशल डैश पूछना चाहता है, और आप सभी जानते हैं बाहुबली देखे ही होंगे, कितने इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया उस पिक्चर में, रियल लगता है पूरा। तो स्पेशल क्या जोड़ते हैं वो लोग, इफेक्ट जोड़ते हैं, किसका जोड़ते हैं, मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है, आप लोगों का क्वेश्चन है ये, ऑडियो, वीडियो, है ना, इमेज, ये सब जो होता है आपका मल्टीमीडिया के अंतर्गत आता है। तो जय बाहुबली मूवी को याद करिए, उसमें आपको एकदम अचानक से बहुत क्या दिखता है, साउंड आता है, वीडियो बहुत सुंदर वीडियोग्राफी दिखती है, फोटोग्राफी दिखती है। तो ये मल्टीमीडियाओं को जोड़ के हम किसी पिक्चर में क्या क्रिएट करते हैं, स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये जो आपका स्पेशल इफेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी इसका क्या है, सही आंसर है। उसने विशेष वर्ड दिया है और इफेक्ट वर्ड को वहां पे डालने को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लोगों ने कंप्यूटर का सिलेबस देखा होगा ना, तो मल्टीमीडिया करके एक टॉपिक है, उसमें सीधे सीधे लिखा है मल्टीमीडिया के प्रकार, ऑडियो, वीडियो आदि की सामान्य जानकारी। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो मल्टीमीडिया टॉपिक से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करके याद करिएगा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है SEO का क्या मतलब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। आपको पता है अगर आप CGPAPM के एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं तो मालूम होगा कि कंप्यूटर में ना पूरे 10-12 टॉपिक दिया है उसने सिलेबस में, लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे एक क्वेश्चन तय है। एक प्रिंटर हो गया, एक आपका ये पैटर्न हो गया। इसमें कुछ नहीं, वो ये जानना चाहता है कि आपको चीजों के फुल फॉर्म पता है कि नहीं। इट मींस अगर यहाँ SEO लिख दिया है तो उसका एक फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये माना जाता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑपरेशन की सर्च एंट्री ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। These are nothing but the abbreviated terms। आपको इनको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे याद करना पड़ेगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो इन सारे छोटे छोटे टर्म्स को आप याद करके रखिएगा, जैसे कि वो कभी पूछ देता है
कि बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बिट समझते होंगे, ऐसा छोटा सा जो बिट टर्म होता है, तो एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी और आगे क्या होता है, डिजिट। आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद पता ना हो, ये बी आई को यहाँ से लेता है, टी को यहाँ से लेता है और दोनों को मिला के क्या बना देता है, बिट बना देता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने सुना होगा आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार आता है, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। वैसे ही कई बार आता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मल्टीपल टाइम्स आती है, आप जरूर करके फुल फॉर्म याद करिएगा। तो यहाँ पे खत्म होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डैश से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। संसाधन मतलब रिसोर्स प्रदान करते हैं। सर्वर के बारे में पूछ रहा है, तो सर्वर ऐसे कंप्यूटर हैं जो किससे जुड़े कंप्यूटरों को सर्विस प्रदान करेंगे, वो प्रदान करेंगे क्लाइंट नहीं, मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर नहीं, नेटवर्क। सभी को मालूम है, अगर मेरा कंप्यूटर मेरे मोबाइल से जुड़ा है इंटरनेट के माध्यम से, तो मैं उस पर कुछ भेज पाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि सर्वर कैसे कंप्यूटर हैं जो आपस में इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों में क्या भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की बात करूं तो ये दोनों ऑप्शन अपने में ही गलत है। क्यों अपने में गलत है, क्योंकि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर सर्वर और इंटरनेट से संबंधित कोई टर्म है ही नहीं, ये तो कंप्यूटर के नाम है, जहाँ पे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार है। तो ये ऑप्शन ही गलत है। अगर क्लाइंट में आप कंफ्यूज होते हैं तो वो जायज है, थोड़ा हो सकता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क से जुड़े ही सारे कंप्यूटरों में आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे बात हो गई खत्म। निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ये एक प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम से, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या बोल रहा है वो, एकल यूजर। एकल यूजर, इसी को पता है क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर ओएस बोलते हैं इसको, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बोलता है कौन सा है, सीधे नाम दिया है, एक दिया है मैक, एक दिया है विंडोज, एक दिया है एमएस डॉस। अगर बात करूं मैक की तो आप एप्पल कंपनी सुने हो ना, एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक। अगर बात करूं विंडोज की तो ये आपका एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सुने हो जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ये दोनों ही कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है और भी बहुत सारी चीजें बनाती हैं। तो ये दोनों ही कंपनी इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इन्होंने बनाया है। अगर बात करूं एमएस डॉस की तो देखो ये एमएस ही क्या होता है, फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो मैंने पिंक कलर में लिखा ना, ये इनकी कंपनी के नाम है जिन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। लेकिन अब क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक यूजर एक समय में ही इस्तेमाल करेगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस क्या, डॉस। क्या होता है, एमएस डॉस। सबसे ट्रेडिशनल और सबसे फेमस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। अगर मैक और विंडोज की बात करूं तो ये मल्टी यूजर भी हो सकते हैं। अगर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम तो शायद थोड़ी जानकारी होगी भी। तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर एमएस डॉस की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग और लास्ट सेक्शन होता है सिस्टम। मतलब ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है बट उसका नाम है एमएस डॉस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो एंटीवायरस के बारे में ये प्रश्न है, एंटीवायरस कैसे सुरक्षा करता है। वह इसे ज्यादा गर्म होने से बचाता है, वह अपने प्रदर्शन को बढ़ाता है, वह डेटा को दूषित मतलब इन्फेक्ट होने से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, या फिर वह डेटा का बैकअप ले सकता है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एंटीवायरस के बारे में बात किया था, शायद आपको वहां से कोई हिंट मिल जाए। एंटीवायरस सुरक्षा कैसे करेगा सिस्टम की, वो गर्म होने से नहीं बचा सकता, इनडायरेक्टली तो नहीं ही। अगर प्रदर्शन को बढ़ाने की बात करूं तो परफेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा। वह दूषित होने से तो बिल्कुल बचाता है और बैकअप लेने के लिए तो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
कुछ लोगों के दिमाग में आएगा मैम वो इनडायरेक्टली उसके प्रदर्शन को बढ़ा रहा है और गर्म होने से भी तो बचा रहा है ना, वायरस को दूर करके, तो बचा जरूर रहा है, लेकिन अपने पास 4 ऑप्शन है और सबसे एप्रोप्रिएट आंसर लेना पड़ता है। और सबसे एप्रोप्रिएट लिखा है दूषित होने से बचाएगा, और ये दोनों पॉइंट भी ना इसी में ही शामिल हो जाएंगे, दूषित होने से बचाने में। इसलिए आपको लेना है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर आपको लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या गतिविधि होती है जब आप पीसी को बूट करते हैं? देखो यहाँ पे केवल लिख दिया है वो पीसी, एक्चुअली वो लिखना चाहता है पी और सी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होता है। बहुत लोगों को इसकी भ्रांति होती है कि मैम प्राइवेट कंप्यूटर होता है क्या, व्यक्तिगत कंप्यूटर लिखा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर इसका सही आंसर है, फुल फॉर्म आता है इसका। क्वेश्चन कहता है कौन सी गतिविधि होगी जब इसको बूट करते हैं? अब ये बूट क्या है, बूट टर्मिनोलॉजी का मतलब समझते हैं। बूट मतलब होता है बंद चालू। आप सभी लोगों के पास फोन होगा, फोन में अगर आप लोग पावर ऑफ अगर करते होंगे फोन का, तो एक ऑप्शन रहता है वहां पे, देखिएगा रीस्टार्ट या रीबूट करके लिखा होता है। मतलब कि उसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो अपने आप फोन बंद होके अपने आप चालू हो जाएगा। वही प्रोसेस है आपका बंद चालू होना। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा मेमोरी से डिस्क में कॉपी करता है, बूट होने पे ये काम होगा क्या? नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कंपाइल होगा? नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा डिस्क मेमोरी में कॉपी होता है क्या? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या है, इसका सही आंसर है। जब आप पीसी को बूट करेंगे तो ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन लिखता है एमएस एक्सेल से रिलेटेड है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? जब आप लोग एमएस एक्सेल, यहाँ फोटो देख पा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत प्रचलित सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। आप इसमें बहुत सारी गणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं और बहुत सारे काम करते हैं ऑफिस वगैरह में। तो ये एमएस एक्सेल है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा एक विंडो खुल के आता है। यहाँ पर एक सेक्शन होता है और पूछ रहा है कि इनिशियल लेवल पे उसमें कितना वर्कशीट डला होता है। तो उसका आंसर सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, होता है कितना? 3। कितना होता है? 3 होता है। व्यापम में पूछा गया प्रश्न है ये कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी पेज होंगे, कितने वर्कशीट होंगे, तो वो होता है 3। मतलब कि आप लोग एक्सेल अगर खोले होंगे तो ध्यान होगा इसमें बिल्कुल ऐसे रो और कॉलम में ए बी सी डी ऐसा कुछ, और यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ, और ऐसे कुछ बॉक्स में आपको एक्सेल क्या होता है देखने को मिलता है। तो यही है एक्सेल, और ऐसे ही 3 पेज उसमें इनिशियल लेवल पे आपको डिफॉल्ट मिलेंगे, इसलिए आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अगला फैक्चुअल क्वेश्चन है फिर से। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, हमेशा से इसको बताते हैं हम। परम युवा, सागा की परम 8000 की इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि जो पहला कंप्यूटर हमारे द्वारा बनाया गया था, पहला सुपर कंप्यूटर, उसका नाम हम लोगों ने परम दिया था। लेकिन परम के साथ ही उसमें एक 8000 की सीरीज भी जुड़ी हुई थी, और ऑप्शन सही है आपका परम 8000। बाद में अगर बात करें तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बना लिया हम लोगों ने, सैकड़ों बना लिया है, और अब हम उन परम के बाद में नए नए वर्ड्स जोड़ के उनकी सीरीज को बढ़ाते जा रहे हैं। जस्ट लाइक परम शिवाय, परम प्रवेगा, परम सिद्धि, कुछ इस तरीके से परम युवा लिखा हुआ है। ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये पहला नंबर का है और ये बाद में बना हुआ है। अब आते हैं इस इमेज में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस आदमी का आकार देखिए और कंप्यूटर का आकार देखिए, साथ ही पूरे कमरे भर ये है। इसका मतलब कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से होता है, काफी बड़ा आकार में और काफी कॉम्प्लेक्स। इसलिए इसका इस्तेमाल भी आप घर पे ऑफिस पे तो कर नहीं सकते, इस्तेमाल भी इसका सुपर ही रहेगा। बहुत स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कि अंतरिक्ष रक्षा, इस तरीके का। सॉरी, देखिए अगर बात करूं इसके साइज की तो लिखता है बहुत ये बड़ा होता है। परम नोज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, मतलब जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है हमारा, उसका नाम है परम 8000। कभी अगर आपको ऑप्शन में केवल परम भी लिख के देता है तो आप उसको आंसर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की संख्या में, सॉरी कंप्यूटर में संख्या की गणना का मोड क्या है? गणना करने का मोड कंप्यूटर में अष्टधारी, दशमलव, बाइनरी की इनमें से कोई नहीं।
तो बाइनरी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर जो भी गणनाएं करता है वो अपनी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में करता है, भाषा में करता है, और उसको हम कहते हैं क्या, बाइनरी। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी या फिर जो बिट होता है वो पर्टिकुलर इसी वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है 0 और 1, और यही कहलाता है बाइनरी लैंग्वेज। मतलब अगर आप कंप्यूटर को हाई करके भी टाइप करके देंगे तो वो उसको 0101 के कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, और देन वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज समझेगा, 0101 की भाषा को समझेगा, और कोई भी भाषा नहीं समझता। निबल में कितने बीट होते हैं? अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मेमोरी सेक्शन। आप सभी को बता दूं कि मेमोरी से क्वेश्चन बनते ही हैं कंप्यूटर में। तो आप निबल में कितने बिट होते हैं, इस बिट से तो अभी आप अवेयर हो, मैंने अभी अभी बताया था। बिट का मतलब होता है 01 बाइनरी डिजिट। तो यहाँ पे निबल बोल रहे हैं। अब ये निबल क्या चीज है? तो अगर मैं 0 और 1 बोलूं तो ये अपने आप में क्या है, एक बिट है। 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है। लेकिन अगर मैं इन्हीं 0101 का कोई जोड़ा बना दूं, और कितने जोड़े, 4 जोड़े, जैसे कि 1101 बना लो, कितना होना चाहिए, केवल 4। 1111 बना लो, या फिर 0000 बना लो, कोई भी 4 जोड़े, कोई भी आप अगर 4 जोड़े बना रहे हैं तो यही आपका कहलाता है निबल। मतलब ये एक आपका क्या कहलाएगा, निबल। स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है इसकी इंग्लिश में, हिंदी में इसको निबल या निबिल करके लिख देते हैं। तो एक निबल मतलब होता है 4 बिट का जोड़ा। इसका मतलब कि निबल में बिट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और कितने, 4। तो ऑप्शन आपका 4 क्या होगा, सही होगा। यहीं पे एक नॉलेज के पर्पज से एक बात बताते हैं। अगर मैं इस 4 बिट और इस 4 बिट को पूरा जोड़ दूं तो कितने बिट हो गए मेरे, टोटल 8 बिट हो गए। 4 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी 8 अगर आप बिट को जोड़ेंगे तो वो कहलाता है क्या, एक बाइट। क्या कहलाता है, बाइट। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर अगर 8 बोल रहा है मतलब वो एक बाइट की बात कर रहा है। ये नॉलेज के लिए है, आता है प्रश्न यहाँ से भी। और अगर आप 4 बिट का जोड़ा लेते हैं तो वो कहलाता है एक निबल। इस 8 बिट को आप 2 निबल भी बोल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। समझ पा रहे हैं? कनेक्ट करिएगा, 2 निबल भी बोल सकते हैं। तो ये है इसका फंडा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है, चूंकि हमारे सिलेबस में नेटवर्क टॉपिक दिया हुआ है, नेटवर्क से संबंधित सारे क्वेश्चन हमको देखने चाहिए। प्रॉक्सी सर्वर के बारे में बात किया है। अगर क्लाइंट और इंटरनेट के मध्य आपको सूचना का आदान प्रदान करना है तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। देख पा रहे हैं इस इमेज में आप? ऑप्शन देख लेते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट को डेटाबेस एक्सेस प्रोसेस करने के लिए नहीं करते। क्लाइंट रिक्वेस्ट को वेब पेज पे प्रोसेस करने के लिए नहीं। जैसे कि मेरे मुंह से निकला है कि अनऑथराइज्ड यूजर के विरुद्ध किसके लिए, सुरक्षा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का। एक तरीके से ये आपके कंप्यूटर को और आपकी सूचना के आदान प्रदान को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस टर्म को बिल्कुल कहीं नोट डाउन करके रखिएगा कि ये बिल्कुल क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ऑप्शन सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। असेंबलर का काम क्या है, क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल में परिवर्तन। देखो, काम तो इसका परिवर्तन का ही है। 3 परतें होंगे, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। यहाँ पे असेंबलर बोला है। हाई लेवल को मशीन लेवल में नहीं करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बिल्कुल करता है। ध्यान आ रहा है आप लोगों को? अभी क्वेश्चन आया था, कंप्यूटर की प्रारंभिक युग में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करता था, मशीन लैंग्वेज का। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज का काम करने का काम किसका है, असेंबलर का है। तो असेंबली टू मशीन, A2M, है ना, ऐसे करके याद करके रखना। और इसी को क्या बोलेंगे, असेंबलर। असेंबलर बोलेंगे। असेंबलर में देख सकते हो यहाँ पे A भी है, यहाँ पे M भी है, कुछ ऐसा जोड़ के आप इसको याद रखिएगा कि असेंबली को मशीन में बदलने का काम किसका है, असेंबलर का है। जरूर करके इस पार्ट को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन फैक्चुअल यहाँ से आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? नॉन इंटरैक्टिव मतलब कि जहां पर आप इंटरैक्शन करने की आपकी संभावना कम हो। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि बोल ही दे रहा है, नाम में मल्टी है। अगर बैच प्रोसेसिंग की बात करूं, मतलब एक साथ एक मेन सर्वर से बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर क्या होंगे, जुड़े होंगे, और ये आपस में कैसे काम करेंगे, बैच में काम करेंगे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, यहीं पे नाम में ही समझ आ रहा है कि ये तो मल्टीटास्किंग है ही। यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नॉन इंटरैक्टिव होता है किसी भी यूजर के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जरूर करके याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पावर पॉइंट में कौन सी दो साउंड फाइल उपयोग की जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप पावर पॉइंट के बारे में समझते हैं तो ये जानते होंगे कि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, अगर आपको मालूम है तो बताइएगा कमेंट में। इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। अभी जो ये आपके सामने नजर आ रहा है, स्लाइड दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ लिखे दिख रहे हैं चीजें, इसको मैंने पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ही बनाया है। इस प्रेजेंटेशन में जैसे कि मैंने फॉन्ट्स डाले हैं, फॉन्ट का आकार बदला है, कलर बदला है, फॉन्ट के साथ छेड़छाड़ किया है। आप इसमें चाहो तो और क्या कर सकते हो ऐड, पता है? आप इसमें ऐड और क्या क्या चीजें कर सकते हो, ऑडियो कर सकते हो, वीडियो कर सकते हो, GIF कर सकते हो, टेक्स्ट तो आपने किया ही है, डॉक्स, इमेज वगैरह आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो। इतनी सारी चीजें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर देखते हैं कौन सी दो साउंड फाइल, चूंकि मैंने बोला है कि यहाँ पे ऑडियो ऐड हो सकता है, तो साउंड फाइल का फॉर्मेट पूछेगा वो कौन कौन सा साउंड फाइल। तो JPG और GIF, वेव और मिड, वेव और जिफ, या नन ऑफ दिस। तो सुनना बहुत आसान है, दिख रहा है टफ लेकिन बहुत आसान है। कैसे? JPG जो होता है ना, वो इमेज का फॉर्मेट होता है, ये ऑप्शन वही गलत, ये तो साउंड कार्ड पूछ रहा है। अगर वेव और मिड बोलूं ना, तो दोनों ही साउंड फाइल होते हैं। अगर वेव और गिफ बोलूं ना, तो ये गिफ साउंड फाइल नहीं होता। GIF होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप एक दूसरे को भेजते रहते हैं, हिलने वाले चलचित्र टाइप सा, इमोजीज टाइप का, वही जिफ कहलाता है। तो ये नहीं भेजते हैं, ये साउंड फाइल नहीं होता है। तो एक ही हम लोगों को मिल रहा है, नन ऑफ दिस करूंगी नहीं क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका है, वेव एंड मिड फाइल। अब थोड़ा सा सुनना, वेव फाइल जो होता है ना, WAV, ये आपके वेव फाइल बोला जाता है इसको। एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ साउंड फाइल। तो ये एक आपका वेव फाइल है, इसी से शॉर्ट करके नाम बना हुआ है। लेकिन अगर मैं मिड फाइल की बात करूँ ना, तो ये भी एक साउंड फाइल है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है MIDI फाइल। क्या बोल रही हूँ? MIDI फाइल। यहाँ से भी MID बस को आगे लिया है वो। थोड़ा सा इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, MIDI फाइल इसका पूरा नाम है, जिसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल। अगर आप साउंड फाइल को देखेंगे तो आप उसको .MID फाइल भी क्या बोल सकते हैं। कुछ प्रचलित तो आप लोग जानते ही हैं, MP3 सुना है, MP3 फाइल बोलते रहते हो। वैसे ही आपको वेव और मिड फाइल भी क्या होते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना मिड के बारे में, और साथ ही जाना इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है कौन सा सुपर कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, मिनी, परम या माइक्रो? तो आप सभी को मैंने अभी भी बताया था कि जो परम होता है और साथ ही परम की सीरीज होती है, वो हमारा क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है। तो सीधे सीधे आंसर हमको क्या मिलता है, परम। वही बात करूं अगर माइक्रो और मिनी की, तो ये कंप्यूटर का प्रकार है।
आकार के आधार पे अगर कंप्यूटर का प्रकार जब मैं पढ़ाती हूँ आपको तो बताती हूँ कि मिनी और माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। अगर मैं इंटेल की बात करूँ तो ये एक कंपनी है जो कि क्या करती है, डेवलप करती है कंप्यूटर और उससे जुड़े उपकरणों को। तो यहाँ पे बहुत आसान है ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और सेम हूबहू क्वेश्चन आपको सीजी व्यापम के एग्जाम में देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डीवीडी की संग्रहण की क्षमता क्या होती है? डीवीडी सभी जानते हैं, डीवीडी के बारे में हम लोगों ने देखा भी है बचपन में अपने अपने घरों में। डीवीडी की अगर बात करूं तो कुछ ऐसे दिखने वाला जो कैसेट जैसा होता है, सीडी कैसेट डीवीडी कैसेट बोलते थे, वही है डीवीडी। अगर इसके सबसे प्रचलित प्रश्न की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म ही सबसे जरूरी प्रश्न है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता क्या है। डीवीडी के साथ जिनको सीडी का पता होगा सीडी का भी बता देना, एक क्वेश्चन बार बार आता है इसका एग्जाम में, है ना। तो आप लोग पहले तो मुझे बताइएगा कि डीवीडी क्या होता है, पता है तो तुरंत तुरंत लिखना। अब क्वेश्चन में मैं आती हूँ। क्वेश्चन कहता है इसकी संग्रहण क्षमता, स्टोरेज मेमोरी, स्टोरेज कैपेसिटी, सीडी से ज्यादा, सीडी से कम, सीडी के समान या कोई नहीं। देखो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है उसका, सीडी से कंपैरिजन कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ये है एक सीडी, ये है डीवीडी और ये है एक बीआरडी, ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। थोड़ा सा समझना इसको। हूबहू क्वेश्चन अभी 2023 में हुए एक एग्जाम में देखा गया है। शिक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न देखा गया था कि स्टोरेज क्षमता क्या होती है, रटिएगा। ऑप्शन भी हूबहू ऐसे ही आए थे, थोड़ा सुनिएगा। कॉम्पैक्ट डिस्क का नॉमिनल साइज होता है 700 MB, MB KB GB समझते हैं आप, 700 MB। अगर डीवीडी की बात करूं तो क्या लिखा है 4.7 GB, और अगर ब्लू रे डिस्क की बात करूं तो लिखा है 25 GB। अगर आप इसका इन्वेंशन देखोगे तो 1982, 1905 और 2006, मतलब सबसे पहले ये बना है सबसे कम मेमोरी, फिर ये ज्यादा मेमोरी, फिर ये ज्यादा, सबसे ज्यादा मेमोरी। फर्क केवल इनमें क्या है, केवल और केवल स्टोरेज कैपेसिटी का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, और हमने ये भी पाया कि डीवीडी का जो संग्रहण क्षमता है सीडी से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है डीवीडी की संग्रहण क्षमता क्या होती है? सीडी से ज्यादा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सीडी से कम, बिल्कुल नहीं होता, हमने अभी देखा था। सीडी के समान होता है क्या? नहीं, सीडी से हर हाल में ज्यादा ही होता है। ऑप्शन लास्ट वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि अपने को आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गणित की गणनाएं की जाती है। गणित की गणनाएं, कंप्यूटर की दुनिया में गणित की गणनाएं कहाँ होंगी ये कहता है। तो रैम में होगी, बाह्य मेमोरी में होगी, सीयू में होगी कि एएलयू में होगी? अगर बात करूं सीयू की और एएलयू की, तो ये दोनों भी आपके एब्रिविएटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। जहां पे मैं आपको बता दूं कि सीपीयू जो सुनते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी के अंदर दो सेगमेंट होता है, एक सीयू और एक क्या होता है, एएलयू, बल्कि तीन होता है, एक एमयू भी होता है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे ऑपरेशंस कंट्रोल करेगा कंप्यूटर के। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या बोला मैंने? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। इतने सारे काम हो रहे हैं तो कहीं ना सेव होगा, तो इसीलिए आप ध्यान देना कि अरिथमेटिक, मैथ्स जिन लोग समझते हैं थोड़ा भी, अरिथमेटिक वर्ड मैथ्स में ही ना आता है। तो गणित की संक्रियाएं कहाँ होगी? एएलयू में होगी, सीधा सा आंसर है, ट्रिक लगा के लगा सकते हैं। वहीं पे कंट्रोल यूनिट की बात करूं, नहीं होगा, मेमोरी में तो सेव होता है सब, और रैम भी एक प्रकार का क्या होता है, मेमोरी होता है। तो ऑप्शन डी ही क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए, शॉर्टकट की बोल रहा है ये आपका एमएस
ऑफिस जो होता है, एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, सूट है, जिसके अंदर एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट्स होते हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हमारे जो व्यापम के द्वारा जारी किया गया पैटर्न है ना, उसमें एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से भी आता है, जिसमें ये बोलता है कि शॉर्टकट कीज की नॉलेज आपको है कि नहीं, ये जांचना है उनको। तो यहाँ पर कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड लिखा है। कीबोर्ड का बटन होता है कंट्रोल और साथ ही एबीसीडी होता है, आपने कीबोर्ड देखा है। तो अगर आपको कॉपी करना है तो शॉर्टकट क्या है, तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट क्या है, कॉपी करने का, कंट्रोल सी। वहीं पे अगर अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो बस सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंट्रोल जेड हम लोग क्यों करते हैं बताइएगा, जब अपने को अंडू करना होता है, किए हुए काम को वापस बिगाड़ना है, हटाना है, तो अपन करते हैं कंट्रोल जेड। अगर बात करूं कंट्रोल ए कब करेंगे, तो कंट्रोल ए आप सेलेक्ट ऑल करने के लिए करते हैं। अगर आप कंट्रोल बी की बात करेंगे तो बोल्ड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टेड आइटम्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ कहां से होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एमएस ऑफिस के अंदर आने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम फॉर्मूला लगाने का काम करते हैं और बराबर से फॉर्मूला क्या होता है, शुरू होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इस अगला क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है स्कैनर है डैश, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है कि कोई नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है क्या, स्कैनर। और ये स्कैनर क्या होता है, फोन में भी रहता है ना हमारे, स्कैन करके हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहाँ पे कोई पेज रख दोगे ना, तो यहाँ से एक लेजर बीम गुजरेगी और उसको आपको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ बना के दे देगी, इमेज बना के दे देगी। तो इसका मतलब है ये एक इनपुट ग्रहण करने वाली डिवाइस है और इसीलिए एक कैसी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्टोरेज डिवाइस भी नहीं होता है, ये एक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल का नहीं है। एक्सेल के साधारण क्वेश्चंस तो आते ही हैं, थोड़ा डिटेल में भी आएगा। इसके फंक्शन कैटेगरीज में लॉजिकल होता है, डेटा सीरीज नहीं होता है, वित्तीय की बात करूं तो होगा और टेक्स्ट भी होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सेल के बारे में आप तमाम जानकारी लीजिएगा, आजकल क्वेश्चन यहाँ से डिटेल में बन रहे हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क है, बहुत फेमस क्वेश्चन और बहुत आसान है ये, सभी जानते हैं इसका मस्तिष्क कौन सा कहलाएगा। अगर मेरा ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये क्या बना रही हूँ, मॉनिटर, यहाँ पे क्या बना दे रही हूँ, छोटा सा ये बना रही हूं मैं एक माउस, यहाँ से मैंने वायर कनेक्ट किया और मैंने क्या बना दिया, एक कीबोर्ड बना दिया। और अगर यहाँ से मैं एक और वायर जोड़ रही हूँ और यहाँ पे एक बना रही हूँ, ज्यादा ही थोड़ा बड़ा, ये बना दे रही हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मेरा एक क्या हो गया, सीपीयू। और यही सीपीयू कहलाता है क्या, कंप्यूटर का मस्तिष्क, द मेन और बेस्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हृदय आएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क आएगा, आपको सीपीयू ही लेना पड़ेगा। एएलयू, अभी मैंने बताया था एलयू के बारे में, मेमोरी नहीं होगा, एमयू लिख दे रही हूँ, सीपीयू लिख दे रही हूँ। क्या है कि थोड़ा सा इंग्लिश में शॉर्ट टर्म देखोगे तो ज्यादा आसान लगता है। और एक क्या लिखा हुआ है, सीयू, इसका सही आंसर क्या होगा, सीपीयू। ध्यान देना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसी सीपीयू को अगर मैं जूम आउट करूं सिर्फ इतने को, तो इसी सीपीयू के अंदर 3 पार्ट मिलते हैं, एक कौन सा, एएलयू, एक कौन सा, सीयू और एक कौन सा, एमयू। एएलयू भी इसी के अंदर, एमयू भी इसी के अंदर, सीयू इसी के अंदर, मतलब सीपीयू ही क्या है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, कंप्यूटर का हृदय है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं बातों को, बिल्कुल याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगेन द क्वेश्चन कम फ्रॉम प्रिंटर, लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स की उपरोक्त में से कोई नहीं। जब प्रिंटर मैं बताई हूं तब बताया था मैंने कि प्रिंटर 2 प्रकार से पढ़ना है, एक इम्पैक्ट टाइप, एक नॉन इम्पैक्ट टाइप। यहाँ पर जो प्रकार है लेजर और इंकजेट, ये दोनों ही हैं कौन से प्रकार के, नॉन इम्पैक्ट प्रकार के, मतलब आधुनिक प्रकार के, जिसमें आपको दबाव, प्रभाव, हथौड़ा, रिबन ये सब का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, नई आधुनिक तकनीकों से प्रिंट होता है। तो ये दोनों नॉन इम्पैक्ट है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो है ना, वो कैसा प्रकार का प्रिंटर है,
इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर है, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिंटर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है रोम है। रोम के बारे में क्वेश्चन है। अगर रोम की बात करूं, इट्स अ काइंड ऑफ मेमोरी एज यू ऑल नो, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और अगर मैं बात करूं कि ये एक कैसी मेमोरी होती है, तो स्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी मतलब टेम्पररी, बाह्य मतलब एक्सटर्नल या फिर सभी। तो ये एक स्थायी मेमोरी होती है, ये एक स्थायी मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जरूर करके मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में पढ़िएगा, क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल बनते हैं और थोड़े से कंफ्यूजिंग भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है? विंडोज बोल रहा है, जो अपन घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधे सीधे उसी के बारे में बोल रहा है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI, कमांड यूजर इंटरफेस फिर से CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, या फिर ओपन सोर्स इंटरफेस OSI। तो बताइएगा क्या होता है। ये जो तमाम आपको छोटे छोटे इंटरफेस दिख रहा है, इंटरफेस मतलब इंटरफेस मतलब जुड़ाव, जोड़ना। पता है विंडोज के पास GUI इंटरफेस होता है। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर चलाया होगा, स्क्रीन में ऐसे दिखते रहता है, छोटे छोटे क्या दिखते हैं आपको, आइकन्स दिखते हैं। दीज आर नोन एज नथिंग बट द ग्राफिक्स, या फिर इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आइकन बोलते हो। तो ये ग्राफिक हो गया, हम यूजर हो गए, हम दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो यही क्या कहलाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जैसे कि अब आप कहीं भी ऐसे करके साइन देखोगे तो समझ जाते हो कि ये क्या है, व्हाट्सएप है। तो इस तरीके से आइकन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आजकल इंटरफेस कर रहे हैं। और माउस के आने के बाद से इसका प्रचलन क्या हो गया है, बढ़ गया है। ये भी क्वेश्चन बना है कि माउस के आने के बाद प्रचलन किसका बढ़ा है, तो GUI का बढ़ा है। www है, तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा से ये आता रहा है। वेब वाइड वर्ल्ड, वाइड वेब वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप खुद देखिए, कंफ्यूजन है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। तो वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी होगा। आपको जो मैंने एब्रीविएशंस बोला है ना, उसमें आप इसको क्या करेंगे, याद करेंगे कि इसका फुल फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है। आज की कक्षा का आखिरी क्वेश्चन हम सभी का फेवरेट यूट्यूब से है। तो यूट्यूब डैश है, ये पूछना चाहता है, आया हुआ क्वेश्चन है। यूट्यूब एक बहुत फेमस है, हम सभी देखते रहते हैं उसको। तो ये एक सर्च इंजन है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कि वेबसाइट है कि प्रोग्रामिंग का पैकेज है? प्रोग्रामिंग का पैकेज तो नहीं है, जो नए भी है उनको भी ये मालूम होता होगा। सर्च इंजन में डाउट होता है और इसमें डाउट होता है। वेबसाइट की बात करूं तो ये नहीं है, वेबसाइट और URL अलग चीज होती है, ये नहीं होता। आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सर्च इंजन, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सर्च इंजन ये प्रॉपर नहीं बोल सकते, आप इसको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं, जहां पे आप अपनी चीजें शेयर करते हैं, लोग करते हैं और आप देखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर्च इंजन, आप जानते हैं कि गूगल एक सबसे महत्वपूर्ण सर्च इंजन है, और भी बहुत सारे उसके तरीके के आते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी परीक्षाओं के लिए, और साथ ही अन्य वीडियोस हमारे देखते रहें, चैनल पे बने रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।